भाभी शादी के दूसरे दिन ही विधवा हो गई थी। सबने भाभी को मनुष्य कहना शुरू कर दिया और भाई की मौत का वजह भी उन्हें समझते थे। भाभी बहुत ही सुंदर थी। मेरा भाभी पर दिल आ गया और भाई के मौत के कुछ दिन बाद ही मैंने उनसे शादी कर लिया। लेकिन अब भाभी मुझे खुद के करीब नहीं आने देती। जब मैं वजह पूछती तो कहती, तुम भी अपने भाई की तरह मर जाओगे। मैंने भाभी की बात मजाक में उड़ा दी, लेकिन अगली सुबह जब मेरी नज़र भाभी के चेहरे पर पड़ी तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वहाँ तो मेरा ही भाई। आज मेरी शादी की पहली रात थी। दिल में हजारों अरमान लिए मैं उस कमरे में दाखिल हुआ जहाँ पर मेरी मनपसंद दुल्हन बैठी हुई थी। वह सिर्फ मेरी दुल्हन नहीं बनी थी, बल्कि मुझसे पहले वह मेरी भाई की दुल्हन बनी थी। इस तरह वह पहली बार दुल्हन बनकर इसी घर में आई थी और मैं उसे देखता ही रह गया। वह वही लड़की थी जिससे मुझे मोहब्बत हो गई थी, लेकिन वह मेरे वजह मेरे भाई की किस्मत में लिखी थी और उससे उसकी शादी हो गई। लेकिन अब मेरी उससे दोबारा शादी हो गई। वह मेरे भाभी से मेरी पत्नी बन चुकी थी। वह बहुत सुंदर थी। मैं उसके हुस्न का फिदा हो गया था। उसे भाभी से पत्नी बनाने में मैंने कितनी मेहनत की थी, कितना कुछ कहा और कितनी प्लानिंग की थी, इस बात का अंदाजा आज लगाना मुश्किल था। और आज आखिर मैं अपने इरादों में कामयाब हो गया था। मैं जैसा चाहता था वैसा ही हुआ और उसने आज वह मेरी पत्नी बन चुकी थी। मेरी शादी आज उससे हो गई। मैं कमरे का दरवाज़ा खोला तो वह घूंघट ओढ़े बैठी थी। मैंने उसका घूंघट उठाया और मैं उसके करीब जाने लगा तो उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी हालत को देखकर मैं परेशान हो गया और मेरे दिल में हजारों अरमान थे और वह मुझसे डर रही थी। चीख चीख कर उसने सारा कमरा सर पर उठा लिया था, लेकिन मैंने जल्दी से उसके मुंह में हाथ रख दिया था। उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसकी धीमी आवाज़ से बोला कि तमाशा मत करो, घर वाले सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे कि क्यों चिल्ला रही है। मेरी इज्जत का तमाशा मत बनाओ। लेकिन मैंने देखा कि मेरी धमकी का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। वो अपने आप को मेरी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश कर बहुत की, क्योंकि उसकी हर कोशिश नाकाम थी, क्योंकि मेरी गिरफ्त मजबूत थी। मैं परेशान हो गया था। थोड़ी देर बाद ही वो बेहोश हो गई। अब मैं क्या करूं? मैं समझ चुका था कि वह यह सब इसलिए कर रही है क्योंकि वह मेरे भाई की विधवा रह चुकी है। मुझे लगा कि वो भाई की याद में ये सब कर रही है, लेकिन उसके होश में आने के बाद मैंने उसकी वजह पूछी तो उसने बताया। उसे सुनकर मेरी रूह कांप गई। उसने यह सब क्यों किया, इस बात का जवाब उसको आपको कहानी के आखिर में मिलेगा। अमर मेरा सौतेला भाई था। उसकी माँ उसे जन्म देते ही मर गई थी, इसलिए मेरे पापा ने मेरी माँ से दूसरी शादी कर ली थी। मेरे पापा को अपनी पहली पत्नी से बहुत प्यार था, लेकिन पत्नी के मौत के बाद उन्हें ऐसा सदमा लगा कि वो बीमार पड़ गए। मेरी दादी ने उनकी हालत को देखते हुए जल्दी से जल्दी उसकी शादी मेरी माँ से करवा दिया। मेरी माँ मेरी दादी की भांजी थी, लेकिन मेरे पापा मेरी माँ से खुश नहीं थे। अपनी पहली पत्नी को याद करके पापा दिन रात रोते थे। इसी वजह से उन्हें मुझसे ज़्यादा मेरे बड़े भाई से प्यार था। वो अपनी पहली पत्नी और बड़े बेटे के अलावा हम लोग को कभी इतना प्यार नहीं दिया। मेरी माँ कुछ खास सुंदर नहीं थी और इसलिए मेरे पापा को वो पसंद नहीं थी। मेरे पापा को तो बस उनसे प्यार था जो इस दुनिया में नहीं थी। मैं अपने साथ अपनी माँ के साथ नाइंसाफ़ी होते देखा बहुत अफसोस होता था, और वो अफसोस गुस्से में कब बदल गया पता ही नहीं चला। हर अच्छे चीज़ भाई को पहले मिलती थी, उसके बाद मुझे। इन सब बातों पर मुझे बहुत फर्क पड़ता था। मैं कोई सौतेला नहीं था, उनका अपना बेटा था। तो फिर मेरे साथ ही ये नाइंसाफ़ी क्यों हो रही थी? इसी तरह यह नाइंसाफ़ी का सिलसिला बढ़ता रहा। अपने किसी परिवार के शादी में मुझे एक लड़की पसंद आ गई थी। मैं नहीं जानता था कि वह लड़की कौन है। बाद में मालूम हुआ कि वह हमारे दूर के रिश्तेदार थी। वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मैंने उसे देखा तो देखता ही रह गया। मैं उससे पहले ही नज़र में प्यार करने लगा और मैं उस वक्त फैसला कर लिया कि शादी करूँगा तो इसी लड़की से करूँगा। मैं बहुत खुश था कि मेरी तलाश आज ख़त्म हो गई। मेरी उम्र उस वक्त 26 साल का था और मेरे भाई की 28 की थी। मतलब हम दोनों की शादी की उम्र थी। मैंने अपनी माँ को उस लड़की के बारे में बताया तो मेरी माँ खुश हो गई। वह लड़की बहुत अच्छी सुलझी और पढ़ी लिखी थी। हर किसी के नज़र उस लड़की पर थी। बहुत मुश्किल था कि वो लोग रिश्ता दे देते, क्योंकि वह लड़की के लिए रिश्तों की लाइन लगी हुई थी। उसकी उम्र 22 साल की थी। मेरी माँ ने कहा कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारी
जॉब लग गई है तो तुम्हें लड़की ज़रूर मिलेगी। लेकिन अचानक मेरे बड़े भाई अमन ने तीर छोड़ दिया कि उसे एक लड़की पसंद आई है। उसने मेरे पापा से जिद किया। मेरे पापा ने नाम पूछा तो पता चला कि वह वही लड़की है जिसे मैं पसंद करता था और अमन उसके पीछे पड़ गया था। मैंने कहा कि उस लड़की से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैंने पहले उसे देखा था, लेकिन इस बार भी मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई और पापा ने अमन की शादी उस लड़की के साथ करने की ठान ली और वहाँ से भी रिश्ता जल्दी स्वीकार हो गया, क्योंकि अमन की जॉब मुझसे ज़्यादा अच्छी थी और उसकी तनख्वाह भी ज़्यादा थी। इस नाइंसाफ़ी पर मैंने बहुत खूब हंगामा किया, लेकिन पापा ने मेरी एक ना सुनी और उस लड़की की शादी अमन के साथ कर दी। आज तक मैंने हर इंसाफ़ी बर्दाश्त की थी, लेकिन अपने प्यार के साथ वह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन जैसे ही शादी हो गई, उस वक्त मैंने अपने अरमानों पर मिट्टी डाल चुका था, क्योंकि वह लड़की मेरे भाभी थी। सौतेली ही सही, अपना अमन मेरा भाई था। अब मैं चाह कर भी उसे इस नज़रों से नहीं देखना चाहता था। शादी के बाद जब सबने मुझे बुलाया और कहा कि भाभी की मुंह दिखाई दो, मेरी बुआ की जिद व ज़बरदस्ती मुझे उसके पास ले गई। मैं अब उस लड़की की सूरत देखना नहीं चाहता था और मेरा दिल कह रहा था कि मैं घर छोड़कर चला जाऊं। लेकिन मेरी बुआ मेरी जज्बात से अनजान थी। ज़बरदस्ती मेरा हाथ खींचकर मुझे भाभी के पास ले गई और कहा कि तुम्हारी भाभी है, उसकी मुंह दिखाई दो, और भाभी से कहा कि अपना गिफ्ट लो, यह तुम्हारे भाई जैसा है। जब उस लड़की ने घूंघट उठाया तो मैं उसको देखकर हैरान हो गया। वह खूबसूरत तो पहले ही थी, लेकिन आज तो वह और भी खूबसूरत लग रही थी। मेरा दिल धड़कने लगा। जिसको मैं अपने ये सोचा था, आज वह किसी और की पत्नी है। और वह वहाँ से उठकर चला गया और रात भर रोता रहा। सोच रहा था अपना प्यार किसी और के हवाले करना कितना मुश्किल होता है। मैं तो यह सोच कर परेशान हो रहा था कि मैं इस घर में कैसे रह सकूँगा। उन दोनों को देखूंगा हंसता मुस्कुरा तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर वह लड़की मेरा प्यार नहीं होती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब मेरा इस घर में रहना मुश्किल हो गया था। उसी रात मैंने फैसला किया कि मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा और मैं घर छोड़कर चला आया। रात को अपना सामान उठाया और दोस्त के घर आ गया और उसे कहा कि मेरे लिए एक फ्लैट का बंदोबस्त कर दो जो एक कमरे का हो, क्योंकि अब मैं उस घर में कभी नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मैं उन दोनों को साथ में नहीं देख सकता। मुझे क्या पता था कि अब मैं उन दोनों को कभी भी साथ में नहीं देख पाऊंगा। उस घर में सुबह का सूरज जब होगा, एक बुरी खबर के साथ मेरी माँ का सुबह कॉल आया कि तुम्हारा भाई अमन की मौत हो गई। मैं उसकी मौत का खबर सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं ऐसा कभी नहीं चाहता था कि मेरी नज़र उन दोनों को लग गई। मैं रोने लगा। मैंने माँ से पूछा कि एक ही रात में यह क्या हो गया। माँ ने बताया कि सुबह के नाश्ते में उठा और चक्कर खाकर गिर गया। वह अस्पताल भी नहीं पहुंच पाया और मर गया। मैं जो दोबारा उस घर में नहीं जाने का फैसला कर लिया, उस वक्त दौड़ा दौड़ा वहां पर चला गया। एक बार फिर मैं अमन को उस हालत में देखकर उदास हो गया था। हाँ, मैं अमन से नफरत करता था, लेकिन मुझे कभी भी उसकी मौत नहीं चाहिए। यह भी सच था कि मैं उसे इस लड़की के साथ नहीं देख सकता था, लेकिन मैं फिर भी यह सब नहीं चाहता था जो हो गया। मुझे दिल ही दिल में यह एहसास हो रहा था कि शायद यह मेरी वजह से हुआ। मेरी नज़र उस लड़की पर गई तो शादी की पहली सुबह ही विधवा हो गई थी। वह बहुत रो रही थी, पागल हो गई थी। मेरी माँ को अमन से ज़्यादा नफरत नहीं थी, इसलिए मेरी माँ भी अमन की मौत पर बहुत रो रही थी। वो लड़की के हाथ में चूड़ियाँ अभी भी खनक रही थी। मैं अमन को छोड़कर उस लड़की को देखने लगा। वो अभी भी लाल जोड़े में थी। एक औरत ने उसे कहा कि ये चूड़ियाँ और लाल जोड़े उतार दो, तुम विधवा हो चुकी हो, अब इस चीज़ों पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। लेकिन वह बेचारी तो होश में ही नहीं थी। फिर दूसरी औरत की आवाज़ आई कि तुम्हारी दुनिया लूट गई है, तुम्हारा पति चला गया है, तुम विधवा हो गई हो। बहुत मुश्किल से उसे दूसरे कमरे में ले गया और उसके कपड़े बदला दिए गए और उसके गहने उतार दिए गए। वहाँ पर रस्म हो रही थी और सब लोग कह रहे थे कि लगता है उन दोनों को किसी के नज़र लग गई है, क्योंकि चाँद सूरज की जोड़ी लग रही थी और बेचारों को ऐसी नज़र लग गई कि सब कुछ खत्म हो गया। यह सब सुनकर मुझे एहसास होने लगा कि मेरी ही नज़र लग गई है। मैं उसके लाश के सामने बैठकर माफ़ी मांगने लगा और दूसरी तरफ मुझे उस लड़की की फिक्र होने लगी, क्योंकि उस आवाज़ में मुझे सुनाई दिया कि सब लोग कह रहे थे कि लड़की मनुष्य है, पति को खा गई है, और सब मेरी माँ भी शामिल थी। मुझे अपनी माँ की सोच पर हैरान हुई।
मेरी माँ ने कहा कि वह इस लड़की को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह मनुष्य है, उसे अपने घर मायके जाना होगा। उस लड़की के माँ बाप से मेरी माँ ने कहा कि अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ, मैं उसे अपने घर बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह मेरे बेटे को खा गई है। शुक्र है इसकी शादी मेरे छोटे बेटे से नहीं हुई, वरना मेरा या बेटा भी जान से हाथ धो बैठता। अभी अमन की अर्थी भी नहीं हुई थी कि उसकी लाश के ऊपर मेरी माँ और उस लड़की के माता पिता के झगड़े शुरू हो गए। लड़की के बाप ने कहा, इसमें मेरी लड़की का कोई दोष नहीं है, सब ऊपर वाले का हाथ है। हम अपनी बेटी को ले जा रहे हैं, इसे यहाँ रुकने भी नहीं देंगे। लेकिन सब लोगों ने कहा कि रिवाज के हिसाब से यह यहीं रुकेगी। लड़की अपने पति के 13वीं होने के बाद ही घर से निकलती है। कुछ समझदार लोगों ने मामला शांत कर दिया था और अमन की अर्थी उठकर चली गई। मेरा दिल दुख से कांप गया था, एक अमन के लिए एहसास और दूसरे उस लड़की की वजह से जो मेरी मोहब्बत थी। मेरे भाई की विधवा थी और उस पर मनुष्य का कलंक लग गया था। वक्त गुजरता गया और 10 दिन हो गया और वह लड़की मेरे ही घर में कमरे की कैद भी बनकर रह गई। और 13वें के बाद उसके माँ बाप ने उसे घर ले जाना चाहा, लेकिन उसने मना कर दिया कि यह कहकर कि वह अपने पति घर में ही रहेगी। और मैं यह सोचकर हैरान था कि एक ही रात में उसे मेरे भाई से इतनी मोहब्बत हो गई थी कि वह उसका घर छोड़कर नहीं जाना चाहती है, बल्कि उसे यहाँ पर माँ और बुआ की बातें सुनने को मिल रही थी। मैंने सुना था कि औरत ही औरत एक दूसरे का दर्द समझ सकती है, लेकिन मैं जो देख रहा था कि औरत ही औरत एक दूसरे की दुश्मन है। आहिस्ता आहिस्ता मैं अमन का गम भूलता गया, लेकिन उस लड़की का गम मुझे खाए जा रहा था जो कमरे में कैद थी। यहाँ तक कि 1 महीने गुजर गया। मैं यह सोच रहा था कि वह कैसे गुजर रही होगी एक कमरे में अंदर, क्योंकि मुझे उससे प्यार रह चुका था तो मेरा ध्यान और उसकी तरफ था। मेरी बुआ हमारे घर में रह रही थी और उसे बुआ की बातें सुननी पड़ रही थी, जिससे मुझे बहुत दुख हो रहा था। एक दिन मैं हॉल में बैठा हुआ था कि खिड़की से मुझे वह लड़की दिखाई दी। वह जिसकी वजह से खिड़की खोली थी वह हॉल का नज़ारा था। यह देखकर मुझे दुख हुआ। मैं सोच रहा था उसका भी दिल चाह रहा होगा खुली हवा में सांस लेने का। मेरी माँ और मेरी बुआ से इतना ना हो सका कि वह उसे हॉल में आने दे। वह बेचारी खुली हवा में सांस लेती और मैं उसे देखता रहा। उसका ध्यान मेरी तरफ नहीं था, लेकिन मेरा सारा ध्यान उसकी तरफ चला गया। सफ़ेद साड़ी में उसका चेहरा चमक रहा था, उसके हाथों की मेहंदी छूट गई थी। उसे इस हाल में देखकर मेरा दिल कट गया। इस पर मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इस लड़की से शादी करूँगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। मैं अंदर चला गया और उसके बारे में सोचता हुआ सो गया। अमन की मौत को 2 महीने गुजर चुके थे और वह उसी घर में रह रही थी। घर में ही उसकी मौजूदगी का एहसास हर लम्हा रहता था। मैं उसे ना देखते हुए भी यह महसूस कर रहा था कि मेरी मोहब्बत बढ़ती जा रही है। अब तो इस मोहब्बत में हमदर्दी भी शामिल हो गई थी और यहाँ मेरी बुआ को इस बात का इंतज़ार था कि कब यह मनुष्य इस घर से चली जाए, और मैं इस दिन के इंतज़ार में था कि कब इससे शादी करूँगा। मैं जानता था कि मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि घर में कोई नहीं मानेगा, क्योंकि कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। लेकिन मैंने सब सोच रखा था। जैसे सब सदमे से बाहर आए, मैंने हल्ला मचा दिया, मुझे इस लड़की से शादी करनी है। मेरी बात किसी ने नहीं मानी, सब मेरी बात के खिलाफ हो गए थे। मैं एक बार फिर से घर छोड़कर चला गया और अपनी माँ से कहा कि जब तक मेरी उससे शादी नहीं होगी तब तक मैं कभी घर नहीं आऊँगा। यह बात तो मेरे माता पिता को माननी ही पड़ेगी। मेरे पापा तो पहले ही अमन के मौत के पागल जैसे हो गए थे, उन्हें कुछ होश ही नहीं था। लेकिन मेरी यह बात सुनकर उन्होंने मुझसे कहा, क्या तुम अमन की विधवा से शादी करोगे? मैंने कहा, इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मेरी बात ने मेरे पापा को लाजवाब कर दिया था और उन्हें मेरी बात माननी पड़ी और मेरी शादी उस लड़की से हो गई जो मेरे भाई की विधवा थी। अब मैं हवा में उड़ रहा था, मैं बहुत खुश था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उसे सारे जहान की खुशियाँ उसके कदमों में डाल दूंगा। शादी के पहली रात मैं उसके कमरे में गया और अपने प्यार का इजहार किया। उसने मेरा हाथ झटक दिया और फौरन उठकर खड़ी हो गई। इस तरह पेश आने पर मैंने परेशान होकर रह गया और सोचने लगा, अमन अभी भी उसके दिल में है, इसलिए वह मुझे अपने करीब आने नहीं दे रही है। मैंने उससे पूछा कि आखिर क्या हो गया है, आखिर क्यों तुम मुझसे दूर भाग रही हो? तो उसने कहा कि मुझे डर है कि कहीं तुम भी ना मर जाओ।
उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा कि मैं क्यों मरने लगा। जवाब में उसने कहा कि मैं मनुष्य हूँ, सब मुझे मनुष्य कहते हैं। उसे अपनी किस्मत से डर लग रहा था। इसी तरह तुम्हारा भाई भी मेरे करीब आया और सुबह मर गया। मुझे डर है कि अगर तुम भी मर गए तो। मैंने उससे कहा कि यह तुम्हारा वहम है। दुनिया ने जिसके दिमाग में यह डर बैठा दिया, जिसका इलाज हाकिम के पास भी नहीं है। मैंने उसे बहुत समझाया और उसके करीब गया तो उसे बेहोशी के दौरे पड़ने लगा और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। मैं परेशान हो गया। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन वह होश में नहीं आई। मैं सारी रात उसके सिरहाने के पास बैठा रहा। फिर मुझे नींद आने लगा और मैं भी सो गया। सुबह उठा तो अपनी पत्नी के चेहरे को देखकर मेरी चीख निकल गई। वह बेहोश में तो आ चुकी थी, होश में तो आ चुकी थी, लेकिन उसके इस हाल में देखकर मैं परेशान हो गया था। मैंने कहा कि यह सब क्या हो गया है। उसने अपने चेहरे को अपने नाखूनों से खरोच डाला था और जख्मी कर डाला था। खून के छोटे छोटे कतरे उसके गालों से निकल रहे थे। यह देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने उससे कहा कि यह सब किसने किया है। उसने कहा कि मैं खुद अपने आप को जख्म किया है। मैंने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि तो मैं और क्या करूं। मैं नहीं चाहती कि आप मेरे करीब आए, इसलिए मैंने खुद को बदसूरत करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपका दिल मुझसे टूट जाए। मुझे डर है कि आप भी मर जाएंगे। मैंने उससे कहा कि जो पहले हुआ अब नहीं होगा। ऊपर वाला रहम करने वाला है। वह अमन की किस्मत थी, उसकी ज़िंदगी इतनी ही थी और तुम इस बात को अपने ऊपर क्यों ले रही हो। क्योंकि कोई मनुष्य नहीं होता है या कुदरत के फैसले होते हैं। लेकिन मैंने देखा कि वह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हुई। उसकी दिमागी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी और वजह थी वह दुनिया, जो पति के मरने के औरत को मनुष्य करते हैं और उसे दिमागी मरीज बना देते हैं। और इसी दुनिया वाले ने इसे और न जाने कितनी लड़कियों को दिमागी मरीज बना दिया होगा। अब रोज़ यही होने लगा था। मैं जब भी उसके पास जाता हूँ उसे बेहोश दौरा पड़ जाता है। फिर मुझे एहसास हुआ कि उसे दौरे नहीं पड़ते, वो जानबूझकर बेहोश हो जाती है। उसके दिल में यह डर बैठ गया कि उसके करीब जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। उसकी मोहब्बत और उसकी बातों को तरस रहा था। उसके साथ रिश्ते में पड़ने के बावजूद भी मुझे उसकी मोहब्बत नसीब नहीं हुई। यहाँ तक 1 महीना गुजर गया। शुरू में मुझे लगा कि उसे अभी भी अमन से बहुत मोहब्बत है, इसलिए मुझे अपने करीब नहीं आने देती। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हुआ कि इस जमाने ने उसे पागल बना दिया है। 4 महीने तक वह कमरे में कैद रही थी। इस दौरान वह न जाने क्या क्या सोच रही थी, जिसकी वजह से उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसे एक डॉक्टर के पास लेकर गया। उसने कहा कि इसके दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर हो गया है, इसे इलाज की बहुत ज़रूरत है। तकरीबन 1 महीने तक उसका इलाज चला और वह बिल्कुल नॉर्मल हो गई। जिस रात मुझे उसकी मोहब्बत नसीब हुई, उसी रात उसकी ज़िंदगी डर से गुजरी। सुबह हो गया तब मैं सो रहा था। उसने झिंझोर कर मुझे जगाया। मुझे सोता हुआ देखकर वो बहुत परेशान हो गई। उसने कहा, आप जिंदा हो। इसकी इस बात पर मेरी हंसी छूट गई। मैंने कहा, मैं जिंदा सही सलामत हूँ। देखो तो तुम्हारी आंखों के सामने हूँ। तुम्हें क्या लगा था कि मैं मर जाऊंगा। मुझे जिंदा देखकर उसे तसल्ली हुई और उसे बेफिक्र देखकर मैं भी चैन की सांस लिया। इस सारा वक्त में मैं बहुत तकलीफ में गुजरा था। मैं चाहता तो उसकी दिमागी हालत देखकर उसे मैं छोड़ देता, लेकिन मुझे उससे मोहब्बत थी और हमदर्दी भी थी। मोहब्बत और हमदर्दी अगर दोनों मिल जाए तो फिर छोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसके जैसी कितनी लड़कियां होंगी जो इस दिमागी रूप से परेशान हैं।